सकल गुर्जर जी, अध्यक्ष जी, उस दिन राजेश गोयल जी का फ़ोन आया कि हम आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देना चाहते हैं। मैं सोच में पड़ गया और मुझे टी.एस. इलियट याद आए। 1948 में जब नोबेल प्राइज़ समिति ने उनको कहा कि हम आपको नोबेल प्राइज़ से नवाजना चाहते हैं, तो इलियट साहब परेशान हो गए। संसार के महानतम कवियों में एक, उन्हें लगा क्या मेरा काम खत्म हो गया कि मुझे अल्टीमेट प्राइज़ से नवाजा जा रहा है, और मैं ये अच्छी तरह जानता हूँ मुझे कभी नोबेल प्राइज़ नहीं मिलेगा। मैंने सोचा कि अगर इलियट साहब ने सोचा कि मैं ज़िंदा हूँ तब तक मैं काम करता रहूँगा, तो मुझे एक कहावत याद आई, वंस अ जर्नलिस्ट ऑलवेज अ जर्नलिस्ट। तो 36 साल ही अभी काम किया है, मुझे लगता है अभी 36 साल काम और करना है, तो एक और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए तैयार रहिएगा। दोस्तों, चूंकि पेशे से कलम नवीस हूँ, तो आज अखबार की दुनिया से ही बात शुरू करना चाहता हूँ। हम भी बहुत आरोपों के घेरे में हैं। मैं उन आरोपों का, आक्षेपों का, आशंकाओं का, सवालों का हमेशा स्वागत करता हूँ। मैं ये मानता हूँ जिस दिन सवाल समाप्त हो जाते हैं उस दिन सभ्यताएं समाप्त हो जाती हैं, उस दिन इंसान समाप्त होने लगते हैं। और जब तक सवाल होते रहेंगे तब तक आपको भी चाक चौबंद बने रहने का, खड़े रहने का और धारा के खिलाफ खड़े रहने का अवसर प्रदान करते रहेंगे। आज जब यहाँ आ रहा था तो मैं सोच रहा था कि अगर अपने भी 36 सालों को देखूं तो 36 साल इस देश के इतिहास के बड़े महत्वपूर्ण साल हैं, इस दुनिया के भी बहुत महत्वपूर्ण साल हैं। और जब 1.5 साल में आज तक का संपादन कर रहा था तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि दुनिया को बदलते हुए मैं देख रहा हूं। 9/11 जिस दिन हुआ, 9/11 जिस दिन क्या हुआ, 9/11 तो हुआ ही था 9/11 को। तो 9/11 को मुझे बुखार था, मैं थोड़ा जल्दी निकल रहा था, वहाँ पे बहुत से मॉनिटर लगे थे। अचानक देखा कि WTC की बिल्डिंग में एक हवाई जहाज घुस रहा है। तो मैंने पलट के कहा, भाई लगता है कोई दुर्घटना हो गई, जरा इसको देखो, इसकी पैकेजिंग वगैरह करना। मैं फिर भी चलता गया। अगले कदम पे देखता हूँ दूसरे मॉनिटर में दूसरा जहाज दूसरी दिशा से आ रहा है। मैंने भाई ये तो कोई आतंकवादी वारदात है। और उस दिन उस सारी रात टेलीविज़न चैनल में बैठे हुए, टेलीविज़न के संपादक की बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं, आपको नहीं दिखाई पड़ती होगी। दीपक चौरसिया को कैसे सबसे पहले न्यूयॉर्क भेज दिया जाए, किस तरीके से कैमरा वहाँ से फीड करेगा हमारे विजुअल्स को, किस तरीके से हमारी रिपोर्ट्स आएंगी, ये प्लानिंग किसी भी खबर की प्लानिंग से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। उस सब से जूझते हुए मैं बार बार अपने साथियों से कह रहा था कि आज के बाद अब ये दुनिया ऐसी नहीं रहेगी। और आप भी अगर अपने दिल पर हाथ रखकर देखें तो 9/11 के बाद दुनिया पूरी तरीके से बदल गई। ऐसे ही आज जब मैं व्यापारियों के बीच में बैठा हूँ तो मुझे बॉन्ड की वो शाम याद आ रही है। मैं आगरा में ही रहता था उस समय। नरसिंह राव के साथ मुझे 1991 में जर्मनी जाने का मौका मिला। और राव साहब, आप सब लोग जानते हैं, उन्होंने आर्थिक तौर पे भारत को खोलने का काम किया था। उन्होंने पेरेस्ट्रोइका लाए थे इस देश पे। वो तो उन्होंने वहाँ पर जो चुनिंदा प्रतिनिधि थे जर्मनी के उद्योगों के, उन्हें आमंत्रित किया चाय पर, उन्हें एक स्पीच दी, कहा कि हम अब अपने दरवाजे खोल रहे हैं। एक नुमाइंदे ने कहा वहाँ कि भाई भारत में बहुत ज़्यादा पेपर वर्क है। राय साहब हंसते नहीं थे। मुझे लगा कि उस समय शायद वो मुस्कुराए थे, और मुस्कुराते हुए उन्होंने मुस्कुराए शायद थे, लेकिन जो कहा था वो मुकम्मल था। उन्होंने कहा था कि देयर इज़ एक्यूट स्केर्सिटी ऑफ पेपर इन आवर कंट्री। हमारे यहाँ पर्यावरण की वजह से कागज़ का बड़ा संकट है और हम कागज़ों को ख़त्म कर देंगे अपने और आपके बीच से। अफसोस इस बात का हो रहा है कि उदारीकरण के 25 साल पूरे हो गए और उत्तर प्रदेश के व्यापारी आज भी लाइसेंस राज में ही फंसे हुए हैं। लेकिन हम 6000 साल पुरानी सभ्यता है दोस्तों। 6000 साल का इतिहास का बैगेज भी हमारे कंधों पर है और उसकी शक्ति भी हमारे साथ है। तो हमारे यहाँ चीज़ें थोड़ी देर में आकार लेती हैं, लेकिन लेती हैं तो मुकम्मल तौर पे लेती हैं, इसलिए उम्मीद कायम रखनी चाहिए।
मुझे एक और प्रधानमंत्री याद आ रहे हैं, अभी 2.5 साल पहले ही वो निवर्तमान हुए हैं, मनमोहन सिंह जी। मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, बहुत विद्वान, और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर लोगों ने बड़ी इज्जत से देखते थे। एक बार उन्होंने चाय पर बुलाया 8-10 संपादकों को, मुझे भी अवसर मिला वहाँ जाने का, और उस बातचीत में उन्होंने कहा कि इस देश ने 5000 साल एक इकोनॉमिक सिस्टम पर काम कर लिया। उनका आशय था एग्रीकल्चर इकोनॉमी से, कृषि व्यवस्था से, और अब समय आ गया है कि हम इसको बदलें। बहुत समय नहीं था कि मैं उनसे बहस करता। मुझे मालूम नहीं कि सिंह साहब कभी गांव में रहे हैं कि नहीं रहे हैं। मैं गांव का हूँ, मैं गांव से आता हूँ, और मैं जब गांव के बारे में सोचता हूँ तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है। तकलीफ ये होती है कि मैं अगर इस देश में कोई संघर्ष की बात करता है, चाहे मैं कभी कभी मैं मुलायम सिंह जी के लिए ये बात बोलता हूँ कि इस आदमी में किसानों वाला स्वाभिमान और लगन है। किसान कभी हार नहीं मानता। वो मौसम चाहे खराब हो चाहे अच्छा हो, आप याद करें, अगर उसका गेहूं रखा हुआ है और अचानक अंधड़ आ जाए और पानी आ जाए तो 6 साल के बच्चे से लेकर 80 साल का बूढ़ा तक अंगोछों से उस सारे गट्ठर को बांधने में लग जाता है। वो प्रकृति के बेटे हैं, लेकिन प्रकृति से ही लड़ते और जूझते हैं। दिक्कत एक हो गई उनके साथ कि हमने उन्हें सिर्फ जूझने के लिए छोड़ दिया है। मुझे कहानी याद आती है किसानों के बारे में और गांव के बारे में जब सोचता हूं। एक लामा था और वो एक सेक्ट का गुरु था तिब्बत में। जब वो मृत्यु को प्राप्त हो रहे थे तो उनके सबसे बड़े शिष्यों ने उनको चारों ओर से घेर लिया। शिष्य इस उम्मीद में थे कि जैसे बुद्ध ने अपने उत्तराधिकारी को जीते जी चुन लिया था, तो शायद ये लामा जी भी जाते जाते हम में से किसी एक को इस मठ की बागडोर दे जाएंगे। अंत समय आया तो गुरुदेव ने कहा कि जो तहखाने में एक आदमी पिछले 40 साल से धान कूट रहा है उसको बुला ला, और उसको बुलाकर उन्होंने उस मठ की बागडोर सौंप दी। कहा कि जो व्यक्ति बिना किसी आकांक्षा के 40 साल से हमारे लिए सिर्फ धान कूट रहा है, जो सवेरा नहीं देखता, जो शाम नहीं देखता, और इसी के कूटे गए चावल से, इसी के अलग किए हुए चावल से हमारे सबके शरीर पलते आए हैं, तो मुझे लगता है कि इसने साधना का उच्चतम स्तर प्राप्त कर लिया है। किसानों का सोचो, हजारों साल से हमारा पेट भरते आए और अपने पेट पर पट्टी बांधते आए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपकी इंडस्ट्री से मुझे बड़ी सहानुभूति है। मैं बहुत साल पहले राजीव गांधी के साथ जब स्वीडन गया था, इसी शहर से 1988 में, तो वहां जब मैंने देखा कि एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी को स्कैंडिनेवियंस ने किस तरीके से चला रखा है, तो मैं तो हक्का बक्का रह गया। हमारे कैसे खेत हैं, हमारी कैसी जलवायु है, और उसके बावजूद हमारी ये हालत। तो लामा ने तो उसको बागडोर सौंप दी बेचारे को, धान वाले को। हमारे यहाँ हुकूमतें अभी भी लगता है उस तरह से नहीं देख पा रही जैसे देख रही हैं। कल मैं यहाँ एक बिल साइन कर रहा था और पहली बार मैंने बिल पढ़ा। मैं बिल पढ़ता नहीं, बिल पढ़ने से बड़ी कोफ्त होती है। तो अच्छा है उसे आंख बंद करके साइन कर दो, और अब तो बहुत अच्छा है कि क्रेडिट कार्ड आ गए हैं, आंख बंद करके क्रेडिट कार्ड में भी साइन कर दो जो पर्ची निकलती है उस पर। पहले गिनने पड़ते थे नोट, तो थोड़ा खर्चा कम होता था। तो कल जब मैं साइन कर रहा था तो मैंने सबसे नीचे देखा कि पता नहीं कितने परसेंट, 0 पॉइंट जाने कितने परसेंट एग्रीकल्चर सेस। मुझे अच्छा लगा कि सरकार मुझसे कुछ पैसा किसानों के लिए ले रही है, लेकिन ये सोचकर थोड़ा गम में भी आ गया कि पैसा मैं तो दे रहा हूं, पैसा पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। और यही $1 बिलियन क्वेश्चन है इस देश में कि पैसा पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है। वैसे ही जैसे कि आज आप सब लोग बारिश में भीगते हुए आए हैं, लेकिन ये तो अमृत है ना जो बरस रहा है किसान के लिए। ये 70% अमृत वेस्ट होने जा रहा है। इस देश में सिर्फ 30% इस अमृत वर्षा का हम फायदा उठाते हैं। तो किसानों के लिए, व्यापारियों को भी, किसानों के लिए हम लोगों को भी, किसानों के लिए सरकारों को भी एक बार सोचना होगा। और सिर्फ ये कह देने भर से काम नहीं चलेगा कि ये 5000 साल पुरानी व्यवस्था है, इसे बदल दिया जाना चाहिए। व्यवस्था अगर आप बदलते हैं तो ध्वंस के जरिए नहीं बदलते। व्यवस्था आप बदलते हैं तो दूसरे सिस्टम को बनाने के बाद बदलते हैं। वो सिस्टम मुझे बनता हुआ नहीं दिख रहा है।
और जब ये सिस्टम नहीं बनते हैं तो क्या कहर होता है। पिछले जाड़े में हम लोग प्लान कर रहे थे कि कहाँ घूमने जाएं। दिल्ली में हमारे आसपास जो लोग हैं वो कोई ग्रीस जाता है, कोई कहीं जाता है। मैंने इनसे कहा कि अभी तो देश भी पूरा नहीं देखा, तो सही मायने में तो उत्तर प्रदेश भी पूरा नहीं देखा जहाँ आप दोनों जन्मे हैं। तो नीतीश जी बहुत कहते हैं तो चलो बिहार चल के देखते कुछ परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ। और बिहार में जहाँ महावीर जन्मे वहाँ गए, जब बुद्ध प्रवचन करते थे वहाँ गए, एक वाल्मीकि नगर जंगल है वहाँ गए, हर जगह किसानों से रुक रुक के ये और हम बात करते रहे। हमारा और कोई शगल ही नहीं था। मुझे लगा कि जब ईसा को पैदा होने में 400 साल थे, तब यहाँ पर साम्राज्य, यहाँ लोकतंत्र था इस जगह पर। और आज इस प्रदेश का हाल इसलिए हो गया कि देने वाला दे रहा है लेकिन लेने वाले तक पहुँच नहीं रहा है। और जब तक ये असंतुलन बना रहेगा तब तक ये हालात बने रहेंगे। इसलिए राजेश जी, एक वादा तो मेरा, सरकारों की अपनी सीमाएं हैं, लेकिन आप जब अगला अधिवेशन करेंगे तो कोल्ड एसोसिएशन जो चाहती है उसमें से कुछ चीज़ें हम और आप मिल के बदलने की कोशिश करेंगे। अगला अधिवेशन इस तरह नहीं होगा, ये मैं वादा करता हूँ। एक बहुत खुशी और हुई, तेलंगाना से आए हुए एक व्यापारी को हिंदी में बोलते हुए, एक बंगाली भाषा को हिंदी में बोलते हुए। मैं बंगालियों के बीच पला बढ़ा हूँ और टैगोर टाउन इलाहाबाद में सिर्फ हम ही लोग नॉन बंगाली थे उस सोसाइटी में। जो हमारी जो बड़ी महिलाएं या बड़े बुजुर्ग लोग थे जो कलकत्ता से वहाँ आए थे, वो 40-50 साल बाद भी हिंदी नहीं सीख पाए थे। आज आपको हिंदी बोलते हुए देख के, अच्छी हिंदी बोलते हुए देख के बहुत अच्छा लगा। गुजरात से आए हुए बंधु हिंदी बोल रहे थे और चीन से आए हुए सज्जन का जो ट्रांसलेशन अंग्रेजी में हो रहा था, मुझे उम्मीद है अगली बार हिंदी में होगा। और मैं इसलिए नहीं कि हिंदी का कोई शॉवेनिज्म होना चाहिए इस देश में, मैं इसलिए कह रहा हूं कि व्यापारी ही देश को एक रखने की शक्ति रखते हैं, हुकूमतें एक रखने की शक्ति नहीं रखती। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, ईसा से 150 साल पहले तब ये देश नहीं था, तब ये भारतीय उपमहाद्वीप था, इसमें तमाम देश थे। लेकिन पेशावर से लेके और तंजौर तक कर का सिस्टम लागू था। 4% से 6% कर लगा करते थे और वो सिस्टम राजा जयमल तक चलता रहा, जब तक वो जैसलमेर के राजा नहीं बने। उनको लगा कि सिल्क रूट तो मेरे हाथ में है और उन्हें एकदम से उस कर को चौगुना कर दिया। परिणाम ये हुआ कि व्यापारियों ने इधर से उधर जाना बंद कर दिया, उधर वालों ने इधर आना बंद कर दिया और रेगिस्तान मरुथल में तब्दील हो गया। तो आज आप भाषाई तौर पर एक हो रहे हैं अपनी बात अभिव्यक्त करने के लिए। मुझे लगता है कि आज नहीं तो कल, और आज दुनिया को चलाता कौन है? व्यापारी चलाता है। अमेरिका को कॉर्पोरेट्स चलाते हैं, हमारे देश का भी वही हाल होने जा रहा है। तो मुझे महसूस होता है कि आप ही लोग इसको बदल सकते हैं और इस बदलाव में अगर हमारा भी थोड़ा सा योगदान हो सके, हमें बताइएगा, हम आपके साथ हैं।